गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजेंद्र प्रसाद अपने यूट्यूब चैनल ऑर्थोग्राफी बाय राजेंद्र सर में स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः कक्षा 6वीं का एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल के जो पुस्तक हैं उसमें पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप दिया गया है, उससे बनने वाले प्रश्न उत्तर पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो इस YouTube चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन की घंटी को दबा दें और लाइक भी करें। तो मैं शुरू करता हूं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल रूप का मतलब क्या होता है बच्चों? कि स्थल में विभिन्न प्रकार के रूप है। कहीं कहीं पर्वत है, तो कहीं पठार है, तो कहीं मैदान है। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो एनसीईआरटी ने कहा है, आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान नहीं है, जो बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल यहाँ स्थल रूप है। स्थल मंडल के कुछ ऊंचे भाग तथा कुछ समतल होते हैं। कुछ ऊंचे भाग है तथा कुछ समतल होते हैं। स्थल रूप मुख्य रूप से दो प्रक्रियाओं के परिणाम होता है। स्थल रूप मुख्य रूप से दो प्रक्रियाओं के परिणाम होता है। वो कौन कौन से दो प्रक्रियाएं हैं? आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति। इसको हम अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। आंतरिक शक्ति क्या होता है, बाह्य शक्ति क्या होता है। ये एक आप चित्र देख सकते हैं। एनसीईआरटी ने बहुत ही बेहतर ढंग से प्रयोग किया है। आपको बताने का प्रयास किया है। ये पर्वत क्या है? ये यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पर्वत है और यही पर्वत के एक क्रम में इस प्रकार से जो है ये एक क्रम में जहाँ होता है उसे हम पर्वत श्रृंखला या पर्वत माला कहते हैं। अब दो पर्वतों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसे घाटी कहा जाता है। और पर्वत के नीचे आप देखेंगे कि छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं, उसे हम पहाड़ी कहेंगे। उसके बाद पर्वत के नीचे देखिए एक सपाट भूमि है, ये उठा है लेकिन ऊपर में मैदान के रूप में है, जिसे हम पठार कहेंगे। उसके बाद देखिए एक मुख्य नदी है और यहाँ एक सहायक नदी है। और पर्वत के नीचे ही मैदान होते हैं। देखिए मैदान भी दिखाया गया है। और एक यहाँ से नदी भी निकला है, यहाँ से भी नदी निकला है। तो पर्वत हमें क्या देती है? तो जल देती है। पर्वत हमें जल देती है, इसीलिए यहाँ नदियों को निकाल कर दिखाया गया है। आप यहाँ मैदान देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा मैदान है और ये नदियाँ जो है ये समुद्र में मिल रही है। जहाँ अंतिम में नदी जो है समुद्र में मिलती है तो वहाँ ढाल जो है बहुत कम होता है, जिसके कारण नदियों के द्वारा जो भी अवशिष्ट पदार्थ बहाकर ले जाते हैं उसको नदी के मुहाने पर छोड़ देते हैं। वो त्रिभुज आकार के हो जाते हैं, जिसे डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा। उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटे छोटे दिशाओं में बहने लगते हैं, अलग अलग दिशाओं में, जिसे वितरिका कहा जाता है नदियाँ। उसके बाद यहाँ देखिए बताया है बहुत बेहतर ढंग से प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहेंगे? प्रायद्वीप किसे कहेंगे? तो वह भूमि का वह खंड जिसका तीन दिशा से जल से घिरा हो, इसलिए जल से घिरा हो तो उसे हम प्रायद्वीप कहेंगे। लेकिन खाड़ी का प्रश्न पूछा जाए, खाड़ी का, तो
देखिए भारत का मैप जो है इस प्रकार से है, इस प्रकार से। इधर भी अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों दिशाओं से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय कहेंगे। लेकिन बंगाल की खाड़ी जो है बच्चों, वो तीनों दिशा से स्थल खंड से घिरा है, जिसके कारण उसे क्या कहेंगे, खाड़ी कहते हैं। वहीं पर देखिए यहाँ पर एक छोटा सा दिया है जल संधि, स्थल संधि। ये पनामा से स्थल संधि के भी इसी प्रकार से है। तो यहाँ एक पतला सा भूभाग जो दो बड़े स्थल खंडों को जोड़ती है, दो बड़े स्थल खंडों को क्या करती है, जोड़ती है, इसीलिए इसे यहाँ स्थल संधि कहते हैं। उसके बाद इसमें तट दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जल संधि भी दिखाया गया है, जल संधि, सॉरी गाइज, यहाँ पे देखिए जल संधि भी दिखाया गया है। ये यहाँ पे क्या है, जल संधि, जो दो बड़े जल खंडों को जोड़ती है, उसे हम जल संधि कहते हैं। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में है जल संधि। तो एनसीईआरटी ने एक चित्र के माध्यम से सब कुछ समझाने का प्रयास किया है। तो वह हम आगे की ओर चलते हैं, विस्तार से थोड़ा देखेंगे कि नदी के बारे में बतलाया है, और ये आपका द्वीप के बारे में भी बतलाया है कि जो समुद्र के बीचों बीच में हो, समुद्र जो चारों ओर जल से घिरा हो, उसे हम द्वीप कहेंगे। अब देखेंगे थोड़ा विस्तार से। पहाड़ी व स्थलीय भाग जो आसपास, किससे, आसपास के भूमि से उठे हुए होते हैं, और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को ही क्या कहेंगे, पर्वत कहता है, पर्वत कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपस में आसपास की भूमि से जो उठा हुआ भाग होता है, इसको देख सकते हैं कि आपस के क्षेत्र से उठा हुआ है, और ये खड़ी ढाल वाला है, खड़ी ढाल वाला है, इसलिए इसे पर्वत कहेंगे। और इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, 6000 मीटर। बच्चों 600 मीटर जो है न्यूनतम है, 600 मीटर न्यूनतम है पर्वतों की हाइट। मतलब कि 600 मीटर से ऊपर वाले हाइट वाले को पर्वत कहेंगे। लेकिन 6000 मीटर का भी पर्वत होते हैं, 6000, 8000, 7000, इस प्रकार से। अब हम लोग देखेंगे छठा नंबर में, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। क्या है, प्राकृतिक ऊंचाई है, इसको कोई बनाता नहीं है, इसलिए इसे प्राकृतिक कहा जाता है। पर्वत का शिखर छोटा होता है, पर्वत का शिखर छोटा होता है, आधार चौड़ा होता है। कुछ पर्वतों का हमेशा जमीन रहने वाली बर्फ की नदियाँ, जमीन में रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती है, कहाँ, ऊपर में, उन्हें हिमानी कहा जाता है, हिमानी कहा जाता है। इससे पर्वत को आप लोग देख सकते हैं कि ये इसका जो आधार है, क्या, आधार जो है चौड़ा है और शीर्ष जो है पतला है, इसलिए इसे पर्वत का विशेषता बतलाया गया है। हिमानी कहा जाता है वो पर्वत के ऊपर में बर्फ की जमीन होता है। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। देखिए यहाँ पर बतला रहा है कि कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। धरातल खड़ी ढाल होने के कारण वहाँ कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। आप लोग से पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाएगा, तो वहाँ पर्वत दे दिया जाएगा, आपका मैदान दे दिया जाएगा, पठार दे दिया जाएगा, या इनमें से कोई नहीं, तो उसमें मैदान होगा। तो
पर्वत जो है मानव अधिवास को, जनसंख्या को प्रभावित करता है। पर्वत एक रेखा के क्रम में, किसके क्रम में? एक रेखा क्रम में, मान लीजिए ऐसे इस प्रकार से हो, व्यवस्थित हो सकते हैं, जिन्हें श्रृंखला कहा जाता है। श्रृंखला या पर्वतमाला कहा जाता है। आप यहाँ उदाहरण के लिए देख सकते हैं हिमालय, अल्पास, एंडीज, जो कहाँ? एशिया में, यूरोप में और दक्षिण अमेरिका में। ये एशिया में कौन है? हिमालय है, यूरोप में अल्पास है और एंडीज कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। क्या है? पर्वत श्रृंखलाएं के उदाहरण है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वलित पर्वत, भ्रंशोत्थत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा अल्पास वलित पर्वत है, जिसकी सतह उबड़ खाबड़, जिसकी सतह क्या है? उबड़ खाबड़ और शिखर जो है शंक्वाकार है। जबकि आरावली, क्या? आरावली एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है कि विश्व के सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला में से एक है। जब बहुत बड़ा भाग, अब हम देखेंगे भ्रंशोत्थत पर्वत, जब बहुत बड़ा भाग टूटकर तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तब उसे भ्रंशोत्थत पर्वत का निर्माण होता है। और ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, उत्खंड एवं नीचे धंसे हुए भाग को द्रोणी, नीचे धंसे हुए भाग को क्या? द्रोणी या भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी, वासजेज पर्वत इसी तरह के पर्वत तंत्र का उदाहरण है। पूछा जाएगा कि यूरोप की राइन घाटी किस प्रकार के पर्वत हैं, तो वो द्रोणिका भ्रंश के कारण निर्मित हुए हैं। आप इसे एनसीईआरटी ने एक मैप के सहारे से बताने का प्रयास किया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये भाग, ये उठ गया और ये नीचे धंस गया, जिससे द्रोणिका और उत्खंड भ्रंश से पर्वतों का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। किससे बनता है? ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो तथा जापान के फ्यूजियामा इसी तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। ऑप्शन में क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया जा सकता है कि निम्न में से कौन से पर्वत ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा निर्मित हुआ है। उसमें एक किलिमंजारो पर्वत दे दिया जाएगा और आप लोग से क्वेश्चन बहुत बेहतर ढंग से बना सकता है। आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं किलिमंजारो का और माउंट फ्यूजियामा का। ये कहाँ है? जापान में है। ये क्या है? ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हुआ है। और पर्वत जो होते हैं बच्चों, बहुत सी नदियों के स्रोत होते हैं, बहुत से नदियों के स्रोत होते हैं और स्थित हिमानी भी होते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल, जैसे कि पर्वतों में विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं, तो वो खेल कौन कौन है? पैराग्लाइडिंग, हैग ग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग, स्काई पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। पूछे जाएंगे कि निम्न में से कौन सी खेल पर्वतों में खेले जाते हैं, तो इनको थोड़ा देख लीजिएगा। पठार के बारे में हम देखते हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान के, टेबल के समान में इस प्रकार से होता है। भारत में दक्कन के पठार आप यहाँ पर देख सकते हैं। पठार को, ये विश्व के पठार हैं। आप एक ये मेज के समान है, ये ऊपर मैदान है और ये
नीचे इस प्रकार से है, इस शेप में है। तो पर्वत का क्या था, नुकीला था। पठार का क्या है, सपाट है, ऊपरी भूभाग सपाट है। पुराने पठारों में से एक है। कौन, दक्षिण का पठार, दक्कन का पठार जिसे कहते हैं। इसी प्रकार कौन कौन से पठार है, केनिया, तांजानिया तथा युगांडा और पूर्वी अफ्रीकी पठार तथा ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इसी प्रकार के उदाहरण है। अब देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पठार का नाम क्या है, तो वो तिब्बत का पठार है। कौन है, तिब्बत का पठार, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से सी लेवल से 4000 से 6000 मीटर है। कितना है, 4000 से 6000 मीटर है, जो कि पर्वत के हाइट उतना है, लेकिन पर्वत के नियम को फुलफिल नहीं करता है। पर्वत का नियम क्या है कि वो शंक्वाकार हो, लेकिन ये हाइट तो है लेकिन शंक्वाकार नहीं है, ऊपर में जाकर के इस प्रकार से फ्लैट हो गया, इसके कारण इसे पठार के श्रेणी में रखा गया। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिज प्रचुर मात्रा में होती है। खनिज क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। और 13 नंबर में देखेंगे, अफ्रीका का पठार सोना और हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला, मैग्नीज और बहुत से खनिज पदार्थों का भंडार पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे 14 नंबर में कि क्या बतलाया गया है। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात पाए जाते हैं। क्या, जलप्रपात। भारत के छोटा नागपुर पठार में स्वर्ण रेखा नदी कहाँ है, जो झारखंड में है। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात और इसी प्रकार कर्नाटक में जोंग जलप्रपात प्रकार के बातों का उदाहरण है। अब लावा जो है ये पठार में पाई जाने वाली काली मिट्टी है, जो कि ज्वालामुखी उद्गार से निक्षेपित होता है। तो काली मिट्टी उपजाऊ क्षमता प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। अब हम देखेंगे मैदान किसे कहते हैं। तो मैदान समतल भूमि का वह बड़े भूभाग होते हैं, वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से कितना 200 मीटर अधिक से अधिक 200 मीटर ऊंचे होते हैं, अधिक से अधिक, और कम से कम 150 जीरो भी हो सकता है। नदी के द्वारा बहा कर लाए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, शिष्ट को घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं क्षेत्रों में मैदान का निर्माण होता है। मैदान बहुत ही उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के संसाधनों का विकास या निर्माण करना आसान होता है, इसलिए विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान जो एशिया में और अमेरिका में पाए जाते हैं। तो एशिया में कौन कौन सी नदी के द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा मैदान बनाए जाते हैं, और चीन में यांगत्से नदी के द्वारा मैदान बनाए जाते हैं, जो प्रमुख उदाहरण है। अब देखेंगे स्थल रूप। स्थल रूप के विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों के तुलना में सरल होता है, क्योंकि वहाँ कृषि योग्य भूमि, घर बनाने के लिए भूमि, पेयजल अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अब अंतिम में दिया गया है बच्चों, हमें प्राकृतिक
के इस महत्वपूर्ण हमें प्राकृतिक के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस तरह करना चाहिए कि उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि यह आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखे। अर्थात इसमें बताया गया है कि हम प्राकृतिक संसाधनों को इस प्रकार से उपयोग करें ताकि आगे आने वाले भविष्य में जो पीढ़ियां होंगे उनके लिए भी सुरक्षित रह सके। तो आज एनसीईआरटी के मुख्य जो चैप्टर है स्थल रूप, उसके बारे में आज मैंने चर्चा किया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी। तो इस वीडियो को शेयर भी करें और यदि आपके पास कोई सुझाव है तो मुझे अवश्य दें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।